कोविड-19 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शासन ने संज्ञान लिया है। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े में मैक्स एजेंसी पर केस दर्ज कर लिया गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की है और जांच के बाद आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजी हेल्थ ने पहले ही सभी सीएमओ को कह दिया कि कोविड के कितने टेस्ट किए और कितने टेस्ट किट यूज हुए, इसकी रिपोर्ट सभी को देनी होगी। बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे पहले ही सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को उठाया भी था और जिस तरह से लगातार कई जगह ऋषिकेश हलवाला में, देहरादून में और हरिद्वार में जिस तरह खबरें हैं तो सरकार इसको बड़ी गंभीरता से लिया और इस पर एफआईआर कर दी गई और निश्चित रूप से एफआईआर लॉन्च करने के बाद कोई कितना भी बड़ा आदमी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक हेल्थ के द्वारा तत्काल निर्देशित कर दिया गया था कि जितने भी कंपनियां इसमें आरटीपीसीआर और एंटीजन में लगी हुई हैं उन सबके कितने किट्स उन्होंने खरीदे और कितनी रिपोर्ट अब सरकार को दिखाई है कि हमने इतनी रिपोर्ट की, इन दोनों को देखने के बाद जांच की जाए। 18 जून को सीएम तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले सीएम तीरथ ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं और कहा है कि कोविड को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में 9 से 10 गुना बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत सबको राशन दिया और अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि दिल्ली से हर मंत्रालय से कुछ न कुछ योजनाएं लेकर आए हैं और जल्द ही धरातल पर ये योजनाएं दिखाई भी देंगी। सीएम तीरथ ने कहा कि आने वाले दिनों में वो हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीएम ने अगली बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। देखिए, एक तो आते ही कोविड हो गया और कोविड के तहत हम लोगों ने इन 1.5-2 महीने के अंदर बहुत काम किए हैं। वेंटिलेटर से लेकर आईसीयू बेड से लेकर ऑक्सीजन बेड से लेकर के 9 गुना 10 गुना बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो मोदी जी का विजन, कोई भूखा न रहे, प्यासा बिना उसके न सोए, ऐसा सबको राशन देने का काम मोदी जी ने किया है। और वात्सल्य योजना के तहत जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, ये सारी चीज़ें, यही नहीं तो 3,000 पर माह देने का भी काम किया। 21 वर्ष तक ये हमारा भरण पोषण उनका हम लोग करेंगे। ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, सड़कों से लेकर पानी से लेकर के, अभी मैं दिल्ली से लौटा हूं तो हर मंत्रालय से कोई न कोई योजना हमको मिली है जो कि धरातल पे दिखाई देगी और देगा। जब कोई भी काम होता है तो सभी में चुनौती होती है और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तय है, निश्चित है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहा जाने वाला नेशनल हाईवे 125 भारी लैंडस्लाइड के कारण आज लगातार तीसरे दिन भी बंद है। नेशनल हाईवे में जगह जगह इतना मलबा गिरा है कि इसे खोलने में अभी वक्त लग सकता है। बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे के बंद होने से सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं कि मार्ग चीन और नेपाल बॉर्डर को भी जोड़ता है, लेकिन फिलहाल मलबा आने के चलते ये बंद पड़ा है। में आप हाईवे पर भारी मलबा देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर मलबा हटाने की जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी विजय वर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या अपडेट, क्या जानकारी है हाईवे से मलबा हटाने को लेकर? मैं आपको बताऊं, दावा तो ये किया जा रहा है कि आज शाम तक शायद ये हाईवे खुल जाए, लेकिन जिस तरीके से भारी मलबा इस हाईवे में आया है ऑल वेदर रोड की कटिंग के बाद, जो दुर्दशा इस हाईवे की हुई है, इतना आसान नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए है जो फंसे हुए हैं जगह जगह पर। लगातार तीसरा दिन है, जंगल के बीच से हाईवे गुजरता है, उनके खाने पीने की कोई इंतजाम वहाँ नहीं है, कुछ ढाबे छोटे हैं तो उनके जरिए वो अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर पर अगर हम देखें तो प्रशासन ने इस की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो रोड खोलने में लगा हुआ है, एनएच के अधिकारी लगे हुए हैं रोड खोलने में, लेकिन जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो यात्रियों की दिक्कतें हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उधर चंपावत में टनकपुर से घाट हाईवे आज रात को बंद कर दिया जाएगा। बारिश के चलते हाईवे पर मलबा आने से रोड कई बार बंद हो रहा है। वहीं पहाड़ से बोल्डर गिरने का भी खतरा बना हुआ है और इसी के चलते डीएम ने टनकपुर ककराली गेट से चंपावत जाने वाले वाहनों के लिए हाईवे को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया है, जबकि घाट से टनकपुर जाने वाले वाहनों के लिए भी अगले 12 घंटे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हमारे हाईवे जो है मानसून की वजह से समय समय पर बंद हो जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि रात में काफ़ी देर लग जाती है उसको खोलने में या सुचारू रूप से ट्रैफिक को चलाने में। तो इसको देखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि रात में हम ट्रैफिक को बंद रखेंगे और प्रतिबंधित रखेंगे, कोई भी वाहन अनावश्यक रूप से आगमन ना करे, जिससे कि अगर रात में कोई ऐसी गतिविधि हो तो कोई अनावश्यक रूप से उसमें फंसे ना, जान माल की सुरक्षा हो सके। चंपावत में रात को कुछ देर खुलने के बाद लोहाघाट टू घाट हाईवे पहले एक बार फिर से बंद हो चुका है। जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे से नेशनल हाईवे बंद है, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों के साथ यात्री भी जाम में फंसे हुए हैं। 3 दिन से हो रही बारिश के चलते जिले की 22 ग्रामीण सड़कें भी मलबे की वजह से बंद पड़ी। राजधानी देहरादून में थानो मोटर मार्ग पर बड़ासी में बने मोटर पुल की अप्रोच रोड बुधवार की शाम अचानक से भरभरा कर ढह गई। पुल पर साइकिल से गुजर रहे 3 बच्चे भी मलबे की चपेट में आकर मामूली रूप से घायल हो गए। अप्रोच रोड के ढहने से पुल पर खतरा बना हुआ है। प्रशासन के द्वारा एहतियातन सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने भी रात को मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। मैंने ये सबसे पहले देखा कि यहाँ पे 4 जो बालक थे छोटे छोटे 16 से 17 साल के, वो इसके जूझ रहे थे, इसमें मतलब दबे हुए थे। तो जिन्हें मैं खुद मैं फर्स्ट पहुँचा यहाँ पे, मैं जिन्हें निकाल के लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे अप्रोच रोड बगैर बारिश के ही यहाँ पर ढह गई है और दूसरी तरफ लोगों में आक्रोश और गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि रात में अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में लोगों के भीतर गुस्सा था कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है और एक बार फिर से यहाँ पर बगैर बारिश के ही अप्रोच रोड पूरी तरीके से ढह गई है। सुनील और प्रभात हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, ये कैसी रोड बनाई गई थी जो बगैर बारिश के ढह गई भरभरा कर? बिल्कुल अमित, ये सवाल हर किसी के जहन में खड़ा होता है। जिस तरह से यहाँ पर ये पुल जो था बड़ासी का मोटर पुल, ये 210 मीटर इसका स्पान है और 450 मीटर लंबी इस पे अप्रोच रोड है। लेकिन अप्रोच रोड 2 साल के भीतर ढह गई। आप देख सकते हैं कि अप्रोच रोड का करीब 30 से 40 मीटर हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। और अमित, दूसरी बात जो हमको यहाँ पर मौके पर देखने को मिल रहा है कि इसमें भारी अनियमितताएँ इसमें बरती गई। इसकी जो निर्माण कार्य है वो घटिया तरीके से किया गया कि ये आप देख सकते हैं कि ये पुल की बाहरी दीवार है, ये अगर गुणवत्ता युक्त बनी होती तो ये पुल टिक जाता। पुल के दोनों ओर इसी तरह की एक दीवार डालकर बीच में पूरा का पूरा मलबे से ये सड़क पाट दी गई और उसका नतीजा ये रहा कि 2 साल के भीतर बिना बारिश के ये सड़क पूरी तरह से ढह गई। इससे इस मार्ग पर पूरी तरह से जो यातायात ठप था, जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए जाते थे सड़क, इसके अलावा अन्य दर्जनों गाँव को जोड़ती थी, वो सड़क पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दी गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है अमित। 2018 में भी इसी रोड पर एक नवनिर्मित जो पुल था भोपाल पानी में, वो उद्घाटन से पहले ही उसकी भी अप्रोच रोड ठीक इसी तरह से ध्वस्त हो गई थी। तब जांच में पाया गया कि इसमें भारी अनियमितताएं थी। जो इसका डिजाइन था वो डिजाइन मानकों के अनुरूप नहीं था और तब तत्काल 4 NH के 4 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए थे। ठीक उसी तरह का नज़ारा, वही खामियां इस पुल पर भी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि सरकार और विभाग इसको कितनी संवेदनशीलता से लेते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधम सिंह नगर के भवा नगला गांव में खेत में बने गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे यहां नहाने गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक बरसात के पानी से भरे गड्ढे में 5 बच्चे नहाने गए थे, जिनमें से 2 की डूबने से मौत हो गई। यहाँ टोटल 5 बच्चे पहले तालाब में नहाने गए थे, उसमें से 2 बच्चे वहीं डूब गए जो ज़्यादा गहराई में चले गए
उनके डूबने के बाद बाकी 3 बच्चों ने गांव वालों को आकर सूचना दी, फिर इन 3 बच्चों को गांव वालों ने ही निकाला है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने 2022 विधानसभा चुनाव में 2017 से भी ज्यादा सीट लाने का दावा किया है। उन्होंने रामनगर में यह दावा करते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट में इजाफा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अगर प्रदेश में उपचुनाव करवाता है तो बीजेपी यहां पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। जो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन जो संवैधानिक स्थिति है उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का प्रोविज़न है और जब भी चुनाव होगा हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को जीतेगी, पहले से अधिक सीट आएगी। आप मान के चलिएगा जितनी पहली सीटें जीते थे उससे कम नहीं करेंगे, उससे और 1-2 सीटें जोड़ेंगे जरूर। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए अधिक घातक होने की आशंका है। इसे देखते हुए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 30 बेड का आईसीयू तैयार किया जा रहा है। इन्हें चलाने के लिए डॉक्टर समेत बाकी स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो हमने 20-20 के बैच में 6 या 7 हफ्ते हमारी ट्रेनिंग चलेगी, ताकि हम सारे स्टाफ डॉक्टर्स जितने भी संबंधित हैं उनको एक हफ्ते में इतना ट्रेन कर पाए ताकि बच्चों से संबंधित किसी भी चीज़ को हम टैकल कर लें। उसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अल्मोड़ा में 11,000 से अधिक मरीज कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं, लेकिन ठीक होने के बाद मरीजों को कई तरह की बीमारियां परेशान कर रही हैं। लोगों को सिर में दर्द, कमजोरी, बुखार आना समेत कई बीमारियां हो रही हैं, जिसे देखते हुए बेस अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीजों की ओपीडी की जा रही है, जिसके बाद मरीजों की जाँच और अन्य सुझाव दिए जा रहे हैं। अभी हमने सोमवार से पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की है, आज तीसरा दिन है। अभी तक जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनमें मूलतः सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बदन दर्द की प्रॉब्लम, दूसरा है घबराहट, कमजोरी होना और किसी में सांस की तकलीफ है। बीते 1.5 वर्षों के दौरान पूरी तरीके से हाशिए पर आ चुके हरिद्वार के तमाम व्यवसायी अब सीधे सीएम दरबार कूच करेंगे। जिले के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग हों या फिर होटल व्यवसाय एवं टैक्सी यूनियन के लोगों ने एक बैठक करते हुए देहरादून जाने का फैसला लिया है। सभी 18 जून को हरिद्वार के हर की पैड़ी पर इकट्ठा होकर वहां से पैदल देहरादून सीएम आवास तक जाएंगे। होटल व्यवसायी आशुतोष शर्मा ने बताया कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से खोलने का फैसला लेंगे, जिससे हरिद्वार के अलग अलग कार्यों से जुड़े लोगों का जीवन सामान्य हो पाएगा। हरिद्वार के जो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 18 तारीख को हरिद्वार से ये पैदल यात्रा निकालने का निर्णय लिया है और हमें उम्मीद है कि सरकार उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसायियों की, होटल व्यवसायियों की, टैक्सी चालकों की, टैक्सी मालिकों की, बस मालिकों की, इन सब की समस्याओं पर ध्यान देगी। मिट्टी और सीमेंट को मूर्ति का रूप देने वाले कारीगर भी कोविड के चलते परेशान हैं। कोविड के कारण सभी धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन बंद हैं, जिससे इनकी मूर्तियों को कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे में इनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। अब इनकी आस सरकार पर टिकी हुई है, जो इन्हें कुछ मदद करें तो ये कोविड के बाद फिर से एक बार से अपना काम शुरू कर पाएं। बचपन से ही बनाती हूँ मूर्तियाँ। ही बचपन में पहले ड्राइंग करती थी कागज़ पे, फिर धीरे धीरे मिट्टी की बनाई, फिर मिट्टी टूट जाती थी, थोड़ा दुख होता था, तो बड़ा मकान देखे किस तरह से बनते हैं। फिर सीमेंट से धीरे थोड़ा गड़बड़ी हुई शुरू में, मगर अभ्यास मैंने छोड़ा नहीं। शादी हो गई, एक बच्चा भी है, तो दिन प्रतिदिन मैं करती रही। तो अब वो समय आ गया कि मेरी ऑर्डर पे जाती मूर्तियाँ, सबको पसंद आती मेरी। तो हम जाहिर सी बात है कि हमारा मूर्तियों का काम, धार्मिक स्थल खुलेंगे तो हमारी मूर्तियाँ भी जाएंगी। अब धार्मिक स्थल बंद है तो सब हमारी मूर्तियाँ भी घर पे ही हैं। नैनीताल के मेहरोड़ा गांव के रहने वाले कुंवर सिंह एक संस्था के सीईओ हैं। कौन है ये कुंवर सिंह और कैसे करते हैं काम, आइए आपको दिखाते हैं। नैनीताल के महरोड़ा गांव के खेतों में दौड़ता भागता ये कोई सामान्य कुत्ता नहीं है, बल्कि ये हैं कुंवर सिंह, जो गीली मिट्टी संस्था के सीईओ भी हैं। सुनने में ये अटपटा लग सकता है, लेकिन यही सच है। कुंवर सिंह अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं और परेशान लोगों के पास बैठकर सुकून देते हैं। गीली मिट्टी की संस्थापिका शगुन सिंह से इनकी पहली मुलाकात 2015 में हुई थी। पहले इनकी दोस्ती हुई और फिर कुंवर सिंह बन गए सीईओ। कुंवर सिंह दौड़ते हुए आया
और हमसे मिला और उसने मुझे बोला कि अब मैं यहीं पे रहूँगा और आप सब हमारे प्रजा होंगे, हमारे गांव में रह सकते हैं। और तब से वो हमारे साथ है और हम उनकी सेवा करते आ रहे हैं और वो सबका भला देखते हैं। जैसा वो बोलते हैं हम वैसा करते हैं। कुंवर सिंह गांव वालों के भी चहीते हैं। वो ग्रामीणों को उनके घर तक छोड़ने जाता है और पूरे गांव का चक्कर काटकर सभी से मुलाकात करता है। वैसे भी गांव में जैसे मैं ही हूँ, मुझे भी घर तक छोड़ने आता है और यह वैसे भी ये इधर उधर घूमते रहता है। सभी लोग जानते हैं कि ये गीली मिट्टी का एक मेंबर है। जानवरों से प्रेम की कहानियां अक्सर सामने आती हैं, लेकिन शगुन और कुंवर सिंह की दोस्ती एक मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां पर 9 महीने से कम उम्र के बच्चों को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। महिला अस्पताल में सीएमओ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएमओ ने कहा कि निमोनिया से बचने के लिए इस टीके का प्रयोग किया जाता है। तीसरी लहर कोविड की बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है। इससे पहले ही बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। 9 महीने पे लगाया जाता है। अंतर्गत पीसीवी वैक्सीन को जोड़ा गया है, जो एक स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, उसके बचाव के लिए बच्चों को लगाया जाएगा। इसमें 6 हफ्ते में पहला डोज, 14 हफ्ते में दूसरा डोज और 9वें महीने में बूस्टर लगाया जाएगा। टिहरी झील बोट यूनियन ने शासन प्रशासन से टिहरी झील में बोटिंग गतिविधियों को शुरू करने की मांग की है। लॉकडाउन के चलते बोट कारोबारी काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं और अभी भी लॉकडाउन के चलते बोटिंग गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई हैं। बोट व्यवसायियों का कहना है कि नई गाइडलाइन में जब पर्यटक RT-PCR टेस्ट करवाकर दूसरी जगहों पर पहुंच रहे हैं तो टिहरी में भी बोटिंग शुरू कर देनी चाहिए। वहीं डीएम ने SOP के पालन करने की बात कही है। हम चाहते हैं कि जब होटल खुल गए हैं, जब यात्री RT-PCR जब आप बॉर्डर पे चेक कर रहे हैं, तो क्यों ना टिहरी झील को खोलने में क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको भी उसी नियम कानून के आधार पर खोल दिया जाए। SOP के अनुसार ही जिले में सभी गतिविधियां होंगी, उसके हिसाब से ही हम कार्रवाई करेंगे। टिहरी में कांग्रेस ने विस्थापितों को अतिरिक्त जमीन देने पर कब्जा दिलाने के नाम पर बीजेपी पर विस्थापितों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार भाजपा के उन नेताओं को कब्जा दिलाना चाह रही है जिन्होंने पार्क और अन्य जगहों पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो ये जनता को छलने के अलावा मुझे लगता है और कुछ भी नहीं है। केवल भाजपा के जो कार्यकर्ता जो अनाधिकृत रूप से टिहरी के जो पार्क हैं और जो भूमि पड़ी हुई है उसको कब्जाने की नीयत से ये सारी बात कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है।